हेलो एवरीवन। हम लोग डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आज 6 फरवरी के करंट अफेयर्स को करने वाले हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड हमारे पहले टॉपिक से। ओके, चेंज माय पेन। यस, सो आज जो हमारा पहला टॉपिक है, इट इज़ द हिंदू से उठाया गया एंड मुझे लगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ GS3 मेंस। ठीक है, इसमें आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का टॉपिक है। इसके अलावा ये टॉपिक GS2 में भी, जो GS2 में GS2 के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि टॉपिक है आपको इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस का, जो है इन्वायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस के ऊपर, टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड GS3 में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जनरली अभी देखा जा रहा है कि जनरली कुछ साल से देखा जा रहा है कि जो कोर्ट्स है इंडिया में, ओके, एंड एज वेल एज जो पार्लियामेंट भी है, ओके, ये इस तरीके का स्टैंड ले रहे हैं। पार्लियामेंट इस तरीके से लॉज को चेंज कर रहा है या फिर कोर्ट इस तरीके का जजमेंट डिलीवर कर रहे हैं, जो कि परसीव किया जाता है, जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट है, ओके, जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट है वो परसीव कर रहे हैं कि वो एंटी एंटी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज हैं ये। ओके, इस तरीके का। देयरफॉर ये कहाँ फॉल करता है, ये जो टोटल कॉन्टेक्स्ट है ना, इट फॉल्स अंडर द ब्रॉड डिबेट है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का डिबेट है। ओके, ये एक क्लासिक डिबेट है, हमेशा चलता रहता है ये डिबेट। ओके, एंड उसी कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो आपको कोर्ट केसेस पता चलेगा, ओके, जो गवर्नमेंट कर रही है, जो एविडेंसेस है, ये आप मल्टीपल जगह पे यूज़ कर पाओगे। ओके, तो इस तरीके से इसका इंपॉर्टेंस है। ओके, तो ब्रॉड जो डिबेट है वो डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का। ओके, तो जनरली जो मैंने बोला कि इन रिसेंट ईयर इट इज सीन दैट इंडिया हैज विटनेस्ड सिस्टमैटिक डाइल्यूशन देखा जा रहा है, कि मतलब सिस्टमिक लेवल पे, ठीक है, सिस्टम के लेवल पे डाइल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिफ्लेक्टिंग रेगुलेटरी चेंजेस, जुडिशियल ट्रेंड्स जो मैं बता रहा था। एंड ये क्या फॉलो करें, नैरो इकोलॉजिकल सेफगार्ड्स, जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करने के लिए जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो काफ़ी नैरो है। ओके ओके, रिकॉल ऑफ द अर्लियर प्रोग्रेसिव जजमेंट, ये हम लोग देखेंगे कि किस प्रोग्रेसिव जजमेंट के रिकॉल की बात हो रही है। एंड प्रायोरिटाइजिंग शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन ओवर लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जो मैंने ब्रॉड डिबेट बोला ना कि डेवलपमेंट और साइटिंग दी स्ट्रैटेजिक या फिर आप कह लो कि सेफ्टी नीड्स के बारे में, ठीक है, वर्सेस दी लॉन्ग टर्म नीड ऑफ अ गुड एनवायरनमेंट। ओके, तो ये है कॉन्टेक्स्ट इसका। ओके, तो हम लोग पहले देखेंगे कि जो क्लेम किया जा रहा है कि हाँ रिसेंट टाइम्स में द लॉज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्टैंड ऑफ द कोर्ट इज सच दैट इज एक्टिंग against the environmental jurisprudence, that is acting against the environmental stewardship। ठीक है, उसके एविडेंस क्या है देखते हैं। तो जो फर्स्ट एविडेंस है, लेट मी चेंज माय पेन। ओके, यस, तो जो फर्स्ट एविडेंस हम लोग देखते हैं, अंडरमाइनिंग द EIA रिजिम, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिजिम। ओके, क्या होता है एक्चुअली एक पॉलिसी है, आप कह लो। ओके, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। कोई भी जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बना रही होगी, ठीक है, वेदर गवर्नमेंट बना रही हो या फिर प्राइवेट सेक्टर बना रहा हो। ओके, तो ये प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट के ऊपर, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, लेट्स सपोज कि किसी जगह पे एक पोर्ट बनना है, लेट्स सपोज एक जगह पोर्ट बनना है, या फिर तमिलनाडु में कुछ दिन पहले जो है आपको एक न्यूक्लियर प्लांट बनाया जा रहा था, न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। तो वहाँ ऑलरेडी एक न्यूक्लियर प्लांट है और उसको एक्सपैंड किया जा रहा था। तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है, एंड जो लोकल्स हैं, वो मल्टीपल इश्यूज जो है रेज करते हैं। जैसे लोकल्स है वो रेज करते हैं कि उसके लिए पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है वो क्लियर कराया जा रहा है। ओके, फॉरेस्ट क्लियर कराना पड़ रहा है। एंड फॉरेस्ट क्लियर कराने से क्या होगा, जो लोकल वहाँ पे रेसिडेंट्स होंगे, जो लोकल ट्राइब्स होंगे उस फॉरेस्ट के, या फिर जो लोकल रेसिडेंट होंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। एंड साथ में क्या है, लोकल ट्राइब्स एंड रेसिडेंट जो वहाँ रह रहे हैं, उनकी जो इकॉनमी है वो भी अपने फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है, या फिर
एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के ब्रॉड पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, तो वो भी एक तरीके का कंसर्न रेज करते हैं। ओके, और क्या है कि जो आप प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हो उससे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान है, जैसे फॉरेस्ट क्लियरेंस है, ओके, जितना भी वाइल्ड लाइफ होगा उसको उसको जो भी वाइल्ड लाइफ है उसको इश्यूज होंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें देखी जाती है, इसीलिए इन चीज़ों को देखने के लिए कि जो प्रोजेक्ट है उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। ओके, गवर्नमेंट करवाती है, हर एक प्रोजेक्ट का होना होता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है इसमें, ठीक है। कैटेगराइज किया जाता है, प्रोजेक्ट्स को कैटेगराइज किया जाता है इसमें। ओके, 1 का होता है प्रोजेक्ट 1A 1B 2A 2B टाइप का प्रोजेक्ट्स होता है, उसमें अभी हम लोग नहीं जाएंगे, हमारा टॉपिक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, तो ये एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है। ओके, जनरली अभी देखा जा रहा है कुछ साल से दैट ये जो रिजीम है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो पॉलिसी है इसको डाइल्यूट किया जा रहा है। ओके, कैटेगराइज कर दिया गया है प्रोजेक्ट्स को कि 1 2 को 2A एंड 2B इस तरीके से कुछ प्रोजेक्ट को जो है कैटेगराइज कर दिया गया है, कुछ कैटेगरी बना करके, और कुछ कैटेगरीज में बोला गया कि अगर प्रोजेक्ट्स यहाँ फॉल करेगा, इस कैटेगरी में फॉल करेगा, तो क्या होगा कि उसको EIA की जरूरत ही नहीं होगी, देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ओके, तो इस तरीके की भी चीजें देखी जाती है। तो क्या देखा जा रहा है कि ये जो रिजीम है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो पॉलिसी है उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। ओके, फॉर द इन द नेम ऑफ व्हाट, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। ओके, ओके, ठीक है, डेवलपमेंट तो नहीं कह सकते हम लोग, इसको हम लोग ग्रोथ ही कह सकते हैं, इन द नेम ऑफ ग्रोथ। ओके, डेवलपमेंट इज अ मोर क्वालिटेटिव टर्म, ग्रोथ इज मोर क्वांटिटेटिव टर्म, ये बस मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को देखता है जनरली, ठीक है। एंड डेवलपमेंट टेक्स केयर ऑफ नॉट जस्ट द मॉनेटरी एस्पेक्ट, ओके, बट also it also sees the development of the growth of human also। ओके, ये चीजें होती है। ओके, तो अंडरमाइनिंग ऑफ द EIA रिजिम की मैंने बात की, क्या देखा गया दिसंबर 2025 में, क्या हुआ था, नॉन कोल माइनिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं, नॉन कोल माइनिंग बहुत तरीके का होता है। ओके, कोल छोड़ करके अगर कुछ माइनिंग के प्रोजेक्ट्स देखे जा रहे थे नॉन कोल माइनिंग के, दीज वर परमिटेड टू एक्वायर लैंड प्रायर टू कंडक्टिंग EIA। ओके, तो अगर एक प्रोजेक्ट को डेवलप करना है तो पहले क्या होगा, जो प्रोजेक्ट का प्रपोजल आएगा, ठीक है, प्रपोजल आने के बाद उसका एनवायरनमेंट, उस प्रपोजल को आगे बढ़ाने से पहले, किसी भी तरीके से आगे बढ़ाने से पहले उसका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होगा। अगर EIA में हुआ एक ग्रीन सिग्नल मिलता है और बोला जाता है कि यस गो अहेड है इसमें, तो प्रोजेक्ट फिर चालू होता है। ओके, देन प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट होता है। ओके, तो प्रोजेक्ट का काम, किसी प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट होगा, लेट्स सपोज पोर्ट बनाना है, तो पहला काम क्या होगा कि लैंड एक्वायर करना पड़ेगा। ओके, तो ये कब हो रहा है, जब आपको अप्रूवल मिल चुका है। ओके, लेट्स सपोज कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया और बोला गया नो, तो इसके आगे की चीजें तो की ही नहीं जाएगी, लैंड एक्विजिशन किया ही नहीं जाएगा क्योंकि प्रोजेक्ट को अप्रूवल ही नहीं मिला है। इस केस में, नॉन कोल माइनिंग के प्रोजेक्ट्स के केस में देखा गया है कि इस स्टेप को जो है, ये जो प्रपोजल आया, ठीक है, एंड एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप था, इसके बाद ये सेकंड स्टेप था, एंड देन ये थर्ड स्टेप होता। ओके, इसमें देखा गया नॉन कोल माइनिंग के प्रोजेक्ट्स में क्या देखा गया कि ये जो 1 2 एंड 3 का है, इसको जो है, मैं इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। ओके, तो देखा गया है कि ये जो 1 2 एंड 3 के बाद जो थर्ड स्टेप में आपने लैंड एक्विजिशन करना चालू किया है, नॉन कोल माइनिंग के प्रोजेक्ट्स को देखा गया कि ये मतलब इसकी नीड नहीं रही है। ओके, तो अब क्या है कि जैसे ही प्रपोजल आएगा लैंड एक्विजिशन किया जा सकता है। ओके, ये सब करने के बाद एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है अब बाद में हो रहा है। ओके, अब ये पोस्ट फैक्टो किया जा रहा है, पहले ही किया जाता था। ओके, तो दिस इज अ डाइल्यूशन। ओके, कि प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पता नहीं है और लैंड एक्विजिशन चालू हो चुकी है। लैंड एक्विजिशन अगर करना है तो डिस्प्लेस भी तो करना पड़ रहा होगा, फॉरेस्ट भी तो कट करने पड़ रहे होंगे, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ डाइल्यूशन ऑफ द EIA। ओके, लेट मी रब इट। यस, तो ये जो स्टेप्स थे ना EIA के, उसको नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो हटा दिया गया है। ओके, तो ये था एक चीज। ओके, इसके अलावा EIA में भी अंडरटेकन विदाउट प्रिसाइज डिटेल ऑन प्रोजेक्ट्स लोकेशन एंड एरिया। ओके, वीकनिंग देयर साइंटिफिक एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। तो जो मैं बता रहा था इस चीज के बारे में कि EIA को कैसे डाइल्यूट किया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जुडिशियल रिकॉल ऑफ प्रो एनवायरमेंट जजमेंट। ओके, तो
जैसे कि एक एविडेंस ये पुट किया गया है कि एक जजमेंट था, एंड वो जजमेंट इनिशियली बहुत प्रो एनवायरमेंट जजमेंट था, प्रो एनवायरमेंटल जजमेंट था इनिशियली। उस जजमेंट का क्या नाम है हम लोग याद रखेंगे, ओके। जो लेटेस्ट जजमेंट होता है ना उसको हम लोग याद रखते हैं, उसको मेंस के आंसर्स में कोट किया जाता है। जजमेंट का क्या नाम था? वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2025 का, ओके। तो क्या था कि दी रिकॉल, इस एक्ट में पहले हम लोग देखते हैं कि इस जजमेंट में बोला क्या गया, ओके। इस जजमेंट में था कि रेट्रोस्पेक्टिव इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस जो भी हैं, ठीक है, वो अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं थे। रेट्रोस्पेक्टिव इन्वायरमेंटल क्लियरेंस क्या होता है कि किसी प्रोजेक्ट को पहले बना दिया गया, ओके, पहले बना दिया गया, लेट्स सपोज 1 मंथ पहले की बात है, अब ये टुडे है, ओके, प्रोजेक्ट अब बना दिया गया है और अब जो है क्लियरेंस बनने के बाद लिया जा रहा है। क्लियरेंस यहीं लेना था, 1 महीने पहले लेना था। मैं एक एग्जांपल में आपको डेट के थ्रू समझा रहा हूं, ओके, यहां लेना था। और प्रोजेक्ट, और आज का स्टेटस क्या है कि प्रोजेक्ट बन चुका है। क्लियरेंस क्या ले रहे हो आप? आज ले रहे हो जाकर किसका क्लियरेंस, बट ये कब लेना था? एक्चुअली 1 मंथ पहले ही लेना था इसका क्लियरेंस, ओके। तो ये एक बहुत प्रो एनवायरमेंटल जजमेंट था कि ठीक है आप पहले क्लियरेंस लेंगे देन आप प्रोजेक्ट को जो है प्रोजेक्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे। बट देन कोर्ट ने इस जजमेंट को रिकॉल कर लिया, ये प्रोग्रेसिव जजमेंट डिलीवर किया गया था, एंड देन कोर्ट ने बाद में बोला कि हम लोग इस जजमेंट को रिकॉल वापस लेते हैं, ओके। तो यही चीज यहां लिखा हुआ है कि द रिकॉल ऑफ वन शक्ति जजमेंट डाइल्यूटेड द बैन, ये बैन किया गया था। पहले क्या था? बैन किया गया था इसमें, बैन ऑन दी रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। पहले का स्टेटस ये था कि एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है? प्रीवियस डेट का नहीं हो सकता। आप जो काम पहले करना था उसको अब जाकर के नहीं कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस डेट का काम टुडे आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये काम था, ओके। बट इस जजमेंट को ही उठा लिया गया है, इस जजमेंट को विड्रॉ कर लिया गया है। तो अब क्या स्टेटस होगा कि अब रेट्रोस्पेक्टिव इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी पॉसिबल है, ओके। सो दैट इज समथिंग विच इज अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल स्टूवर्डशिप, ओके। तो ये चीज है। थर्ड एविडेंस हम लोग देखते हैं। थर्ड एविडेंस सबको, हम लोगों को पता है कि अरावली हिल्स वाला जजमेंट था जिसमें बोला गया कि 100 मीटर्स के ऊपर के जो भी हिल है उसको नहीं डिस्टर्ब किया जा सकता है, बट 100 मीटर्स के नीचे के जो भी हिल्स हैं अरावलीज पे, ठीक है, अरावलीज में जो 100 मीटर्स से छोटे हिल्स हैं उसको काटा जा सकता है, उन हिल्स को काटा जा सकता है, कट किया जा सकता है, एंड उसके मटेरियल से जो भी करना है वो किया जा सकता है, ओके। तो जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप 100 मीटर का क्राइटेरिया रख रहे हो तो दिस इज नॉट साइंटिफिक। फर्स्ट थिंग, दिस इज नॉट साइंटिफिक कि 100 मीटर आपने किस बेसिस पर डिसाइड किया, ठीक है, कोर्ट ने डिसाइड किया था, वो उसका बेसिस नहीं पता है। सेकेंड थिंग क्या है, 100 मीटर के जजमेंट के बारे में एक और चीज था कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ 100 मीटर, कि अगर आप कहते हो कि 100 मीटर से ऊपर वाले बस हिल्स को नहीं काटा जाएगा, जो 100 मीटर से ऑल्टीट्यूड उससे ज्यादा होगा, तो उससे कम को काटने की अगर इजाजत होगी, ठीक है, तो उस तरीके से क्या होगा, 90% ऑफ द अरावलीज, 90% ऑफ द अरावलीज जो है वो कट किए जा सकेंगे, ओके। अरावलीज का हम लोगों को इंपॉर्टेंस पता है कि जो इंडिया में डेजर्टिफिकेशन है, जो वेस्ट की तरफ डेजर्टिफिकेशन है, वेस्टर्न इंडिया में जो आप इंडिया देखोगे, ओके ओके, यहाँ पे अरावलीज मिलती हैं आपको, ओके, यहाँ पे आपको अरावलीज मिलती हैं, ये इस रेंज में मिलती है। और यहाँ क्या है, डेजर्ट है, ओके। इस डेजर्ट का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ना हो तो ये किसने रोक रखा है? अरावलीज ने रोक रखा है। आपने इस अरावलीज को अगर काट दिया, ओके, आपने कट कर दिया अरावलीज को कि आपको यहाँ से मटेरियल मिल जाएगा, या आपने किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अरावलीज को कट कर दिया, तो डेजर्ट का एक्सपेंशन पूरे इंडिया में ईस्टवर्ड की तरफ होने लग जाएगा, ओके। अरावलीज का और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि यहाँ से जो बहुत गर्म हवाएं, हॉट एयर आ रही होती है, उसको भी ये रोकता है, ओके। क्या, आई डोंट नो क्या हुआ, ओके, सी। तो ये है, तो अरावलीज का इतना इंपॉर्टेंट रेंज है, इंपॉर्टेंस है। बट हम लोगों ने अरावली वाले जजमेंट को भी देखा कि उसमें भी क्या स्टैंड लिया गया था कोर्ट का, ओके। तो हम लोग दो जो केस है वो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, वन शक्ति जजमेंट एंड अरावली हिल जजमेंट, ओके। ये चीज़ें बोली गई है। उसके बाद, ओके, तो हम लोग देखेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट देखेंगे तो आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे वहाँ पे, ओके। फोर्थ हम लोग और भी देखते हैं एविडेंस क्या है, ओके। मैंग्रोव एंड कोस्टल इकोसिस्टम का एक केस है। कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैंग्रोव्स इन, कहाँ पे? रायगढ़, महाराष्ट्र में, ओके। महाराष्ट्र वेस्टर्न है, यहाँ पे आपको मैंग्रोव्स तो दिखेगा। मैंग्रोव्स कहाँ दिखते हैं? मैंग्रोव्स क्या है? कोस्टल प्लांट्स होता है, ओके।
कोस्टल प्लान से आपको जहाँ पे आपको कोस्टल, लेट्स सपोज कि ये कोस्ट है, किसी कंट्री का कोस्ट है, ठीक है, और इस तरफ लैंड है, इस तरफ वो कंट्री थी, इनका कोस्ट था, एंड देन जो ये एरिया है, तो थोड़े से अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो सॉल्टी वाटर में प्लांट्स होते हैं ना, सॉल्टी वाटर में आपको प्लांट्स दिखेंगे, ये प्लांट्स को हम लोग मैंग्रोव्स कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, डिजास्टर मिटिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी बहुत सारा इनका रोल होता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, तो मैंग्रोव्स के ऊपर एक जजमेंट जो है कोर्ट का देखने को मिला है कि कोर्ट ने अप्रूव कर दिया कि मैंग्रोव को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, कहाँ का, रायगढ़ महाराष्ट्र के जो वो है उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। क्यों? क्योंकि एक प्रोजेक्ट बनना था, प्रोजेक्ट अडानी सीमेंटेशन का, अडानी कंपनी है, उसके सीमेंट की कोई फैक्ट्री लगनी थी, ओके, या कुछ था, तो उसके लिए इसको जो है उसको डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर कोर्ट ने दिया। ओके, रिलायंस ऑन कॉम्पनसेटरी ऑफरेस्टेशन इग्नोर्स इकोलॉजिकल साइंसेज एज मैंग्रोव्स आर, ठीक है। तो इसके बदले में कोर्ट ने क्या बोला, तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि एक एक्ट है, ओके, कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन एक्ट 2016, ओके, एक एक्ट है ये। इस एक्ट में क्या बोला जाता है कि अगर एक, लेट्स सपोज पैच ऑफ लैंड है, ओके, एंड यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं, ट्रीज हैं पूरे के पूरे, ठीक है, एंड इस लैंड पे किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करना है, और वो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो डेवलपमेंट भी जरूरी है जितना इन्वायरमेंट है। तो ये एक्ट कहता है कि ठीक है, जो प्रोजेक्ट है अगर उसको इसी लैंड पे बनाना पड़ेगा, तो जितना यहाँ पे जो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी होगा इस सेम एरिया का जो है, इस एरिया के बराबर जहाँ पे जितने प्लांट्स होंगे, वो किसी और लैंड पे उस कंपनी को जो वो प्रोजेक्ट लगा रही है उसको ये अफॉरेस्टेशन कहीं और करना पड़ेगा। ओके, प्रॉब्लम क्या है इस चीज में? प्रॉब्लम ये है कि ये जो फॉरेस्ट है, ये जो ट्रीज थे, फॉरेस्ट थे, ये एक लैंड पे नेचुरली ग्रो हुए थे। नेचुरली ग्रो होने का फायदा क्या है? नेचुरली ग्रो होने का फायदा यह है कि यहाँ पे जो डाइवर्सिटी होती है ना प्लांट की, वो बहुत नेचुरल होती है, मल्टीपल स्पीसीज होते हैं, मल्टीपल स्पीसीज ग्रो किए जाते हैं, और वो एक नेचुरल तरीके से ग्रो होते हैं। तो छोटे प्लांट से लेकर के बड़े प्लांट दिख जाएंगे आपको, एपीफाइट्स भी दिख जाएगा आपको, हर तरीके का चीज जो एक नेचुरल फॉरेस्ट होता है वैसा डेवलप होता है वो। बट जो कंपनीज सेम एरिया में जो प्लांट्स लगाती हैं, ओके, जो प्लांट्स लगाती हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो एक सिंगल वेराइटी ऑफ प्लांट जनरली देखा जाता है। देयरफॉर दोनों की इकोलॉजिकल वैल्यू सेम नहीं है, दोनों की इकोलॉजिकल वैल्यू सेम नहीं है। किस एक्ट के थ्रू ये कहा जाता है? कॉम्पनसेटरी, इसीलिए इसका नाम कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन है। ओके, फंड एक्ट ऑफ 2016। ओके, ये चीज है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों ने अभी तक 4 एविडेंस देखा, 5वां देखते हैं हम लोग। ठीक है, स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस इकोलॉजी का है। स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो प्रोजेक्ट्स जो कि स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, वर्सेस इकोलॉजी, क्योंकि सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है एंड देन इकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक और केस हम लोग देखते हैं 2021 का। कौन सा केस है? सिटीजन फॉर ग्रीन डून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, नाम है। ओके, इसमें है कि वाइडर रोड्स वर परमिटेड साइटिंग स्ट्रैटेजिक डिफेंस नीड डिस्पाइट रिकॉग्निशन ऑफ एरियाज इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी। लेट्स सपोज कि एक बॉर्डर एरिया है, ओके, यहाँ पे बॉर्डर लगता है, ओके, एंड इस एरिया में रोड बनाना ज़रूरी है। लेट्स सपोज कि यहाँ चाइना है, ओके, एंड इंडिया को खतरा है, तो इंडिया चाहता है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं यहाँ पे रोड्स बने। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसका वाइडनिंग कराया जा सके, तो इसको एक एग्जाम्पशन मिल गया एक तरीके का। जो यहाँ पे रोड्स बनेगा ना, जो स्ट्रैटेजिक एरियाज में जो रोड्स बनेंगे उनको एग्जाम्पशन मिला था। वह परमिटेड साइटिंग स्ट्रैटेजिक डिफेंस नीड डिस्पाइट रिकॉग्निशन, डिस्पाइट कि ये एरिया काफ़ी इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है तो भी, ओके, काफ़ी इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है तो भी इसको एक्सेप्शन के तरह दिया गया है। यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट बनेगा फॉर द नीड ऑफ डिफेंस के नीड के हिसाब से। ओके, ओके, दिस बैलेंसिंग अप्रोच हैज बीन लिंक्ड टू फ्लैश फ्लड्स एंड इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इन उत्तराखंड, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया। ओके, ठीक है। ओके, अब हम लोग इम्पैक्ट देख लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या क्या है। इम्पैक्ट हम लोग मोस्टली जो है किसी चीज़ का किस किस तरीके से देखते हैं? पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है किसी चीज़ का, सोशल इम्पैक्ट हो सकता है, ओके, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, इस तरीके से बहुत तरीके का इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल इरोजन देख रहे हैं कि क्या है। ओके, आर्टिकल 14 का ये जो है, आर्टिकल 14 क्या बात करता है? आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी की, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है।
ये और भी क्या बात करता है आर्टिकल 14, इट टॉक्स अबाउट कि जो किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन किया जाएगा, जब किसी चीज का कैटेगराइजेशन होगा, ठीक है, तो कैटेगराइजेशन से प्रॉब्लम नहीं है, वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव के साथ नेक्सस होना चाहिए। आप किसी चीज को कैटेगराइज कर रहे हो, लेट्स सपोज कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर SC ST को रिजर्वेशन, ओके, सो दिस इज व्हाट कि एक तरीके का कैटेगरी बनाया गया, एक अलग कैटेगरी बनाई गई। आर्टिकल 14 क्या कहता था, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो अगर जो जनरल के कैंडिडेट हैं वो बोलेंगे कि नहीं SC ST को रिजर्वेशन है, तो वो तो और आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये तो इक्वालिटी नहीं फुलफिल किया गया, तो दैट इज नॉट इतना प्लेन एंड सिंपल, ओके। दिस इज आर्टिकल 14 एक और बात करता है, वो कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब कि एवरीवन हु इज नॉट इक्वली प्लेस्ड इन द सोसाइटी और इन द इकोनॉमी, उनको इक्वली ट्रीट भी नहीं करना है, ओके। सो द कैटेगरी SC and ST नीड स्पेशल अफर्मेटिव एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, उनको अफर्मेटिव एक्शन चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल हेल्प चाहिए, ओके। तो इसलिए जो कैटेगराइज किया जाएगा पॉपुलेशन को, वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, वो किसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये चीज है, ये इस तरीके से तो कैटेगराइजेशन आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। बट जब आप प्रोजेक्ट्स को इस तरीके से, अब आप इस सेम लॉजिक को आप अगर लगाओगे, इस सेम लॉजिक को आप लगाओगे कि प्रोजेक्ट्स को किसी भी तरीके से कैटेगराइज किया जा रहा है, ओके, इन द नेम ऑफ कि कभी डिफेंस के बारे में बोला जा रहा है, कभी बोला जा रहा है कि वो जैसे हम लोगों ने अडानी वाले प्रोजेक्ट के बारे में देखा था, कभी इस बारे में बोला जा रहा है, कभी नॉन कोल माइनिंग को अलग से एग्जाम्पशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो इट इज व्हाट, इट इज कैटेगराइजेशन की कुछ प्रोजेक्ट्स को एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के लिए क्लियरेंस लेना पड़ रहा है और कुछ प्रोजेक्ट्स को नहीं लेना पड़ रहा है, तो ये आर्बिट्रेरी है, ओके, ये आर्बिट्रेरी है, ओके। देयरफॉर इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, ठीक है। तो पहला वो है। सेकंड किस चीज के लिए प्रॉब्लम है, कौन से आर्टिकल के लिए प्रॉब्लम, आर्टिकल 21 क्या कहते हैं, राइट टू लाइफ, ओके, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। कोर्ट ने मेनका गांधी केस में भी बोला है कि राइट टू लाइफ डज नॉट मीन ओनली लिविंग लाइक अ एनिमल, डज नॉट मीन ओनली लिविंग लाइक अ एनिमल, ठीक है। जो एक ह्यूमन को सही से जीने के लिए जो भी चीजें चाहिए ना, वो आर्टिकल 21 है, ओके। तो इट डज नॉट मीन कि बस आपकी लाइफ प्रोटेक्टेड हो, इट मीन्स कि आपको एयर भी फ्रेश मिल रहा हो, वाटर अच्छा मिल रहा हो। ये सारी चीजें कहां से आती है, आर्टिकल 21 से आती है। तो आर्टिकल 21 बहुत एक ब्रॉड आर्टिकल है, आप बेसिक्स जब पढ़ोगे पॉलिटी का तो आप समझोगे उसमें, ओके। तो एक्सपेंसिव जजमेंट बहुत सारे दिए गए हैं इसके ऊपर, उसमें नहीं जाएंगे हम लोग, ओके। तो डाइल्यूशन आर्टिकल 21 के बारे में है कि राइट टू लाइफ है, ओके। एंड जब आप एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हो तो किसी की इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंट थी, ठीक है, ओके। फ्रेश एयर के लिए उस पर सब लोग डिपेंडेंट है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटर है उसके अंदर जिसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है, ओके। ये सारी चीज़ें हैं। तो जब आप एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हो तो आप ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब करते हो, देयरफॉर आप आर्टिकल 21 भी डिस्टर्ब करते हो। आप फंडामेंटल ड्यूटी कहता है कि इट इज़ द राइट ऑफ द इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन कि वो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इनको दे देती है, किसी प्राइवेट सेक्टर को देती है या किसी पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए देती है, और जिसमें डेवलपमेंट और इकोलॉजी का बैलेंस नहीं रखा जाता है, तो क्या वायलेट होता है, फंडामेंटल ड्यूटी वायलेट होता है। आर्टिकल पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी वायलेट होता है। उसके अलावा क्या वायलेट होता है, पार्ट 4 वायलेट होता है। वो 4A था, ये 4 है। पार्ट 4 क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 48A है, वो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 48A क्या कहता है, ये जो गवर्नमेंट है उसको कहता है, उसको एक आदेश देता है, उसको एक, ठीक है, ये कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव, और नॉट जस्ट टू प्रोटेक्ट बट ऑल्सो टू इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, ओके। ये किसकी ड्यूटी थी, ये स्टेट की ड्यूटी थी। स्टेट मतलब नॉट इन द टर्म्स ऑफ स्टेट, जो है स्टेट का पॉलिटिकल मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसको स्टेट बोला जाता है, ओके। और भी कुछ है बट जो रफली आप समझो तो उसको गवर्नमेंट को स्टेट बोला जाता है, ओके। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट वाज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, ओके। तो गवर्नमेंट ये ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रही है, ओके। पहला इंपैक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल इरोजन। सेकंड इंपैक्ट क्या है, एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर, ओके। सी
एमसी मेहता केस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, मतलब आपको ये जजमेंट याद ही रखना है। ओके, आप ये बहुत जगह केस कर पाओगे, कोट कर पाओगे। इस जजमेंट में बोला गया था कि जो इन्वायरमेंट है ना, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। कि किसकी प्रॉपर्टी? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, ये किसकी प्रॉपर्टी एक्चुअल में? ये पीपल की प्रॉपर्टी, और पीपल ने, ये पीपल की प्रॉपर्टी और पीपल ने इसको संभालने के लिए स्टेट को, स्टेट एज इन गवर्नमेंट को ये दे रखा है। देयरफॉर स्टेट इज ओनली एक्टिंग एज ट्रस्टी, स्टेट इज ओनली एक्टिंग एज द ट्रस्टी ऑफ एनवायरमेंट। स्टेट इज नॉट द ओनर ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ओके, ये चीज है। ओके, ये जजमेंट एमसी मेहता केस में बोला गया था। यहां पे ये भी वायलेट किया जा रहा है, इस बारे में बोला जा रहा है कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, ये डॉक्ट्रिन आपको याद रखना है, बिल्कुल आपको ये केस का नाम याद रखना है, एमसी मेहता केस 1996। ओके, तो इसको वायलेट किया जा रहा है। इसके अलावा क्या? इकोलॉजिकल रिस्क है। आप देखो इंडिया में बहुत सारे, आप जो हिमालयन रेंज में देखोगे कि जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए क्या किया जाता है कि लैंड कट किया जाता है। ओके, तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है? लैंडस्लाइड्स होते हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहा है, रोड कट हो रहे हैं। आप देखो अभी कितना सारा फ्लड, जब भी फ्लड आता है तो क्या होता है, पूरा का पूरा जो एरिया है वो कट हो जाता है। ओके, तो इकोलॉजिकल रिस्क है ऑलरेडी, ठीक है, डिजास्टर है, बहुत सारा रिस्क है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, इसके आगे क्या करना है? ओके, रिस्टोर द इंटेग्रिटी ऑफ द ईआईए प्रोसेस। जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो पहले इनिशियल जो इसका इंटेग्रिटी थी, ठीक है, कि जो प्रोजेक्ट बनने से पहले, प्रोजेक्ट बनने से पहले आपको अगर प्रोजेक्ट के प्रपोजल के बाद, प्रपोजल जैसे ही आया उसके बाद क्लियरेंस लेना पड़ता था। ओके, हम लोगों ने क्या देखा था? नॉन क्लियरेंस, और क्लियरेंस के बाद जो है प्रपोजल, क्लियरेंस के बाद क्या होता था? प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट होता था। ओके, स्टार्ट यहाँ से होता था। बट नॉन कोल माइनिंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रपोजल के बाद डायरेक्ट बनना स्टार्ट हो रहा था, और जो क्लियरेंस है ईआईए का वो पोस्ट फैक्टो लिया जा रहा था। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए। जो प्रीवियस स्टेटस था, स्टेटस को मेंटेन किया जाए ईआईए प्रोसेस का, ठीक है, इंटेग्रिटी मेंटेन की जाए, इस बारे में बात किया गया। ओके, ठीक है। सेकंड हम लोग देखते हैं और क्या बोला जा रहा है कि रीएफर्म दी कॉन्स्टिट्यूशनल एनवायरमेंटलिज्म। ओके, जो जैसे कोर्ट में मैंने बोला कि आर्टिकल 21 लाइफ, एक बेटर लाइफ की बात करता है। ओके, एनिमलिस्टिक लिविंग की बात नहीं करता है। आर्टिकल 48 ये को स्टोर करने की बात की गई है। वे फॉरवर्ड है ये। और क्या है? रीएंकर जुडिशियल रीजनिंग, एमसी मेहता केस में जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन था, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन दैट द स्टेट इज ओनली एक्टिंग एज अ ट्रस्टी, ठीक है, इसको वापस से फुलफिल करने की ज़रूरत है। ओके, साइंस बेस्ड इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, जैसे कि अरावली वाला जजमेंट है, उसमें 100 मीटर के ऊपर बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट स्कॉलर्स ने बोला है कि 100 मीटर इज़ नॉट साइंटिफिक, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी क्राइटेरिया लेके नहीं आ सकते हैं। इट शुड बी साइंटिफिक एंड साइंटिफिक। ओके, मैंग्रोव्स को भी लेकर के है। ओके, प्रिकॉशन ओवर पोस्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स, ठीक है, तो शिफ्ट अवे फ्रॉम रिएक्टिव डिजास्टर। अभी क्या होता है ना कि इंडिया में कुछ भी डिजास्टर हो जाएगा, लेट्स सपोज कहीं फ्लड हो जाएगी, उसके बाद पूरी की पूरी गवर्नमेंट मशीनरी लग जाएगी रिहैबिलिटेशन में लग जाएगी एंड रीसेटलमेंट में लग जाएगी। एवरी ईयर द स्टेट लाइक बिहार इज फ्लडेड एवरी ईयर, और 75 to 80 ईयर्स हो चुके हैं, आज तक किसी को फ्लड का सॉल्यूशन नहीं मिला है वहां पे। ओके, सच इज द स्टेट। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट एक्टिंग प्रोएक्टिवली, we are not acting proactively. What we are doing reactive work, कि एक बार कुछ हो गया ना, डिजास्टर हो गया, then we are reacting to it only. Okay, we are not doing proactive response, we are not going for proactive response. ये प्रॉब्लम है। ओके, तो वो था हमारा पहला टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, एक हिस्टोरिक अग्रीमेंट साइन हुआ है, पीआईबी से उठाया गया न्यूज़ है। ओके, हिस्टोरिक अग्रीमेंट बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द नागालैंड के का एक ऑर्गेनाइजेशन है एनपो, उन दोनों के बीच में हुआ है। ओके, इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसको कवर किया है। ओके, तो यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड और एक बॉडी है और एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न नागालैंड का एक यूनियन है ये। ओके, उन लोगों ने मिलकर एक बॉडी बनाई हुई है एंड दिस बॉडी वाज डिमांडिंग सम कंसेशन, सम एक्स्ट्रा कंसेशन। ओके, मांग रहे थे। इसका बैकग्राउंड क्या, हम लोग पहले वो देखते हैं तो हम लोग समझ पाएंगे कि ये अग्रीमेंट हुआ क्या।
ओके, तो हुआ यह है कि जो ईस्टर्न नागालैंड है ना, कि जो 6 डिस्ट्रिक्ट है, ये क्लेम कर रहे थे कि दीज डिस्ट्रिक्ट आर बैकवर्ड, हैज रिमेन्ड बैकवर्ड vis-a-vis with respect to what, with respect to the to rest of the नागालैंड, कि रेस्ट ऑफ द नागालैंड में अच्छा खासा एजुकेशन है, ठीक ठाक एजुकेशन है, हेल्थ के पैरामीटर्स वहाँ अच्छे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बट ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो है ये थोड़ा बैकवर्ड रह गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द नागालैंड। ओके, तो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे बिकॉज यहाँ से ऑलमोस्ट जो उनके असेंबली में 60 पीपल हैं उसमें 20 आउट ऑफ 60 पीपल कम्स फ्रॉम हियर ओनली। ओके, सो दे वर डिमांडिंग कि जो है हमें अलग से कुछ स्पेशल जो है इंसेंटिव दिया जाए। ओके, इनिशियली ये डिमांड सेपरेट स्टेट की कर रहे थे कि नागालैंड से कट के एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए, एनपो को, एनपो में जो भी आएंगे सेपरेट स्टेट बनाया जाए। ओके, बट दिस डिमांड वाज नॉट एक्सेप्टेड एंड जो एनपो थी उसने भी इस डिमांड को छोड़ दिया, लेटली छोड़ दिया। ओके, एंड देन दे डिमांडेड कि विद इन स्टेट इनको स्पेशल कंसेशन दिया जाए। जैसे आप देखो कि जो 6th शेड्यूल होता है, ओके, जो 6th शेड्यूल के स्टेट है, 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, ये 4 स्टेट है 6th शेड्यूल में। तो 6th शेड्यूल के जो ये 4 स्टेट होते हैं ना, इनको क्या है, इनको बहुत इंडिपेंडेंस है अपने तरीके से लॉज बनाने का। ओके, इनका कुछ जुडिशियल सिस्टम में भी लॉज बनाने को लेकर के, लोकल चीज़ों को लेकर के क्या लॉज होंगे, कैसे जुरिस्प्रूडेंस काम करेगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के ज़्यादा इंडिपेंडेंस है। ओके, पॉलिटी के बेसिक्स में आप लोग ये पढ़ते होंगे। ओके, तो इनको 6th शेड्यूल में तो नहीं इंक्लूड किया गया ऑब्वियसली, बट इनको उसी तरीके से इंडिपेंडेंस थोड़ा ज़्यादा दिया गया है। इंडिपेंडेंस ज़्यादा दिया गया किस चीज़ में, लीगल मैटर्स में, मतलब लेजिस्लेटिव मैटर में। ओके, लेजिस्लेटिव मैटर्स में, एग्जीक्यूटिव मैटर में एंड जुडिशियल मैटर्स में थोड़ा जो है लीवे, थोड़ा जो ओपननेस, थोड़ा जो इंडिपेंडेंस है वो ज़्यादा दिया गया है। ये एक बीच में एक बैलेंस तरीका निकाला गया कि आपको स्टेटहुड तो नहीं दिया जाएगा बट आपको इंडिपेंडेंस थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा ऑन द मॉडल ऑफ 6th शेड्यूल। ओके, तो ये 2024 में जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी एनपो, इन्होंने जो जनरल इलेक्शन 2024 में हुआ था पार्लियामेंट का, उसको भी उन लोगों ने जो एनपो है उन्होंने इसको क्या अवॉइड किया था। ओके, कि वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द जनरल इलेक्शन, ऐसा कुछ चल रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज ट्राइंग सिंस 2023 से वो ट्राई कर रही थी कि इनको कंसेशन दिया जाए एंड जो भी नीडेड कंसेशन है वो दिया जाए। ओके, बट विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये था। ओके, तो ये कॉन्टेक्स्ट है, समझ गए। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि हाँ ठीक है, 5 फरवरी को न्यू दिल्ली यहाँ पे जो है साइन हुआ है, ये अग्रीमेंट फाइनली साइन हुआ है। पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड एंड वो जो पार्टी थी, ऑर्गेनाइजेशन था एनपो, वो ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एनपो क्या है, इट इज एन एपेक्स बॉडी। ओके, जो हाईएस्ट बॉडी है रिप्रेजेंटिंग 8 रिकॉग्नाइज्ड नागा ट्राइब। ठीक है, 8 नागा ट्राइब्स फ्रॉम ईस्टर्न नागालैंड कॉन्स्टिट्यूटिंग 6 डिस्ट्रिक्ट। 6 डिस्ट्रिक्ट के 8 रिकॉग्नाइज्ड नागा ट्राइब का एक बॉडी है। ठीक है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ओके, या वहाँ का। ओके, ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ द विजन ऑफ अ पीसफुल डिस्प्यूट फ्री प्रॉस्पेरस नॉर्थ ईस्ट। ये एक ओवरऑल विजन है, ये गवर्नमेंट का विजन है कि प्रॉस्पेरस, डिस्प्यूट फ्री, प्रॉस्पेरस, पीसफुल नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। उसी के अंडर ये भी जो है ये काम किया गया। ओके, व्हाट इज द एग्रीमेंट ऑल अबाउट, मैंने बताया ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एनपो, उनको एक बॉडी बना के दी गई है। उस बॉडी का क्या नाम है, FNTA, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। वो जो ट्रीटी साइन हुई है उसका जो उससे क्या निकला है, उससे एक बॉडी निकली है। ठीक है, उस बॉडी का क्या नाम है, FNTA नाम है, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। ओके, 6 डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया, नॉट इम्पॉर्टेंट, आई गेस ये इंपॉर्टेंट नहीं है जानने के लिए, बट मैंने इसे बस लिख दिया है। ओके, फीचर्स क्या होगा, ये जो FNTA क्रिएट हुई है, ठीक है, तो फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी गई है, मतलब गवर्नेंस, डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नेंस में ऑटोनॉमी थोड़ी ज़्यादा दी गई है। डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम द सेंटर बाय पासिंग द स्टेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट फंड करेगी FNTA को। ओके, फंड करेगी और
दिस FNTA इज नॉट डिपेंडेंट डायरेक्टली, नॉट डिपेंडेंट ऑन स्टेट ऑफ नागालैंड, ठीक है। नागालैंड की जो गवर्नमेंट उस पर डिपेंड नहीं है। जो फंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड स्टेट को दे रही है एंड स्टेट जो है फिर FNTA को फंड ट्रांसफर कर रहा है। नो, वैसा नहीं है। डायरेक्ट फंड जो है FNTA को दी जाएगी। ओके, टू इंश्योर डेवलपमेंट रीच दी ग्रास रूट ऑब्वियसली। उसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या बात की गई है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स ओवर 46 सब्जेक्ट्स। ओके, जो ढेर सारा सब्जेक्ट्स होता है ना, जैसे 3 लिस्ट होते हैं, 7 शेड्यूल में लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। तो हर लिस्ट में ढेर सारा सब्जेक्ट्स होता है, ठीक है। तो जो स्टेट लिस्ट के जो 46 सब्जेक्ट है ना, वो डायरेक्टली इनको दिया गया एडमिनिस्टर करने के लिए, FNTA को दिया गया, डेवोल्यूशन ऑफ 46 सब्जेक्ट्स टू FNTA। ओके, डायरेक्ट गवर्नेंस की बात की गई है यहाँ पे। डायरेक्ट गवर्नेंस, द अथॉरिटी विल हैव इट्स ओन इलेक्टेड मेंबर्स, एंड ए सेक्रेटेरिएट। और ये सेक्रेटेरिएट कौन हेड कर रहे होंगे? हेडेड बाय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी। जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, बहुत टॉप रैंक के IAS ऑफिसर्स होते हैं वो। ओके, तो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और एक सेक्रेटेरिएट होगा। ओके, सेक्रेटेरिएट विल बी हेडेड बाय देम। ओके, तो इस तरीके से चलेगा। गवर्नेंस के लिए एक सेक्रेटेरिएट होगा, ठीक है। की फीचर्स मैंने बताया, मिनी सेक्रेटेरिएट हेडेड बाय देम, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, डायरेक्ट सेंटर से फंडिंग भी होगी, इनहांस डिसीजन मेकिंग पावर, 46 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो भी डिसीजन होगा वो FNTA लेगी। ओके, फोकस क्या है FNTA का? जो फोकस क्यों था तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड था ना। बैकग्राउंड क्या था कि यहाँ के हेल्थ के पैरामीटर्स ये बैकवर्ड रह गया था, एजुकेशन के पैरामीटर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर के पैरामीटर्स में, इकोनॉमी में जो है ये जो है थोड़ा पीछे रह गए थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये सारी चीजें फोकस होगी। ओके, और फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की हम लोगों ने बात की। फिक्स्ड एनुअल फाइनेंशियल एलोकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हर साल मिलेगा। फिक्स्ड कितना पैसा मिलना है वो हर साल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्टली मिलेगा। इनिशियल जो अब FNTA अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इसकी एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, बिल्डिंग बनानी होगी और बहुत सारे खर्चे होंगे। तो जो इनिशियल इसको बनाने के लिए, इसको स्टैब्लिश करने के लिए जो खर्चा होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देगी। क्यों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दे रही है? बिकॉज ये जो मैटर है, जो कंट्री के अंदर का मैटर है, वो कौन डील करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डील करती है। उसमें जो पीस का मैटर है वो कौन डील करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। ओके, तो जो इनिशियल एस्टैब्लिशमेंट में जो भी एक्सपेंडिचर होगा, इनकी बिल्डिंग में, यूटिलिटीज में जो भी खर्चा आएगा वो MHA देगी। ओके, डेवलपमेंट आउटले शेयरिंग सेंटर एंड स्टेट, उसके बाद जो भी होगा सेंटर और स्टेट के बीच में जो है वो फंड जो है वो डिवॉल्व किया जाएगा। ओके, डेवलपमेंट की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट है कि दिस अग्रीमेंट डज नॉट अफेक्ट द आर्टिकल 371A, ठीक है, स्पेशल स्टेटस जिसे नागालैंड को है, स्पेशल स्टेटस टू नागालैंड, इसके प्रोविजन में कुछ भी चेंज नहीं आएगा बाय द क्रिएशन ऑफ FNTA, ठीक। ओके, प्रोटेक्ट्स नागालैंड स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस विच इज अंडर आर्टिकल 371A, प्रिजर्व्स कस्टमरी लॉ, वो भी यहीं से प्रिजर्व होता है, एंड लैंड एंड रिसोर्सेज, ये सारा स्पेशल स्टेटस के कारण जो होता है। ओके, अग्रीमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हल्का सा देखना चाहें तो फॉर ईस्टर्न नागालैंड इनको क्या होगा कि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, जॉब होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छे होंगे, ठीक है। ओके, जस्टिस, रिस्पेक्ट एंड इंक्लूजन, ओके, सबका साथ सबका विकास का जो एक मोटिव है गवर्नमेंट का वो भी होगा। ओके, एंड it will address the long standing feeling of neglect and injustice. See, this is the main issue. Whether आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का पूरा जब आप इंटरनल सिक्योरिटी GS3 में पढ़ोगे तो आप पूरा का पूरा बात समझोगे कि दिस इज द रूट कॉज, फीलिंग ऑफ नेग्लेक्ट, फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड। ओके, ये है, तो ये सबसे मेजर चीज है। अगर ये फीलिंग of oneness, not to say one, feeling of that कि yes we are not neglected, we are not deprived, अगर वो फीलिंग आ जाती है तो क्या होगा? उसके कारण क्या होगा? देन जो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी है कंट्री की, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी है वो बेटर होगी। ओके, तो ये चीज है। रिमूव्स ऑब्स्टेकल टू द डेवलपमेंट, ऑब्वियसली, जस्टिस, रिस्पेक्ट एंड इंक्लूजन। ईस्टर्न नागालैंड पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए क्या अच्छा होगा इससे? स्टेप टुवर्ड डिस्प्यूट फ्री, इंसर्जेंसी फ्री नॉर्थ ईस्ट। ओके, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशंस अच्छे होंगे, नेशनल इंटीग्रेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की जो मैं बात कर रहा था वो बेटर होगा,
स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्टर्न नागालैंड। आप समझो कि ये बॉर्डर शेयर कर रहा है म्यांमार से, ठीक है, म्यांमार से बॉर्डर शेयर कर रहा है, और नागालैंड का जो एक कुछ पार्ट होगा वो आपको ट्रांजैक्शन भी फॉलो करना चाहिए, ट्रांजैक्शन पे होना चाहिए, किससे, चाइना के, वो तिब्बतन वाला जो एरिया है उधर से भी, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस जगह का स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस जगह का जो इंटीग्रेशन है, जो फीलिंग ऑफ बीइंग टुगेदर का है, वो एक बहुत अच्छा होना चाहिए फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, डिफेंस ऑफ कंट्री। ओके, तो ये है ओवरऑल बातें, ठीक है। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, भारत जन एआई के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या है ये। ओके, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने बोला है कि ये 22 लैंग्वेजेस वाला जो है ये कंप्लीट हो चुका है, 15 लैंग्वेजेस पे कंप्लीट हो चुका है। क्या है भारत जन एआई? देखो, जैसे कि चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी है, या फिर जेमिनाई है जो गूगल का है। जेमिनाई किसका है? गूगल का है। ओके, चैट जीपीटी है। ये सब किसके ऊपर काम करते हैं? एक टेक्नोलॉजी होती है, उसको हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, कि आप उनको कुछ भी स्पीच के थ्रू बोलो, उनको कुछ भी टेक्स्ट के थ्रू बोलो, ओके, उनको कुछ भी इमेज के थ्रू बोलो, ये चैट जीपीटी एंड जो भी एआई मॉडल्स हैं उनको बोलो, सो दे अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। ओके, दे अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट की किस कॉन्टेक्स्ट में बात किया जा रहा है। ओके, दे इवन अंडरस्टैंड द वॉइस में क्या चेंजेस है एंड ऑल, मॉड्यूलेशन ऑफ द वॉइस, वो भी समझते हैं, वो बहुत कुछ, लाइक इट्स वेरी एडवांस वो चीज़ें हैं। तो ये किस पे बेस्ड होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बेस्ड होता है, कि जो ये टेक्नोलॉजी है ना चैट जीपीटी की या जेमिनाई की, इसको ट्रेन किया जाता है लैंग्वेज पे। इट इज ट्रेन्ड ऑन लैंग्वेज, ठीक है। एक बार अगर लैंग्वेज समझाया गया एआई को, तो इट विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, कॉन्टेक्स्ट समझेगा, ठीक है, बैकग्राउंड समझेगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, आपकी वॉइस को समझेगा, एवरीथिंग, ठीक है, वो इमेजेस समझ पाएगा, हर एक चीज़। ओके, तो ट्रेन किया जाता है। तो जो ट्रेनिंग मॉडल होता है उसको हम लोग एलएलएम कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एक और मॉडल होता है उसको हम लोग एसएलएम कहते हैं, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, लेकिन वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है। तो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो बहुत अच्छा है। तो भारत जेन एआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मतलब हमारा अपना, ठीक है, प्राइवेट का नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ओके, अपना जो है एक एलएलएम है, एक एलएलएम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और ये इसमें जो कितने लैंग्वेजेस के ऊपर ट्रेन किया जाना है? 22 लैंग्वेजेस। 22 लैंग्वेजेस कहाँ पे मेंशन्ड है ये 22 लैंग्वेजेस? 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेज मेंशन्ड है ना, सबके ऊपर ट्रेन किया जा रहा है, ताकि एक ओवरऑल एस्पेक्ट इंडिया का लिया जा सके, ठीक है। वी नो हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स है, बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, ओके, तो लाइक हजारों लैंग्वेज है, बट ऑल दी 1000 लैंग्वेज ये पॉसिबल नहीं है कि उस पर किया जा सके। तो एटलीस्ट हम लोगों ने स्टार्ट जो किया है वो 22 शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ द 8 शेड्यूल जो है उसके ऊपर किया गया है। ओके, अभी 15 लैंग्वेजेस पे काम कंप्लीट हो चुका है। ओके, क्यों हम लोग इंडियन लैंग्वेजेस पे कर रहे हैं जब चैट जीपीटी और जेमिनाई है ही? बिकॉज इंडिया के अपने लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज के साथ अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है। ओके, हर लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स होता है, उसका अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है। ओके, देर आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश या हिंदी और जो भी लैंग्वेजेस चलता है, लेट्स सपोज कि असमीज में, ठीक है, इस लैंग्वेज में कोई वर्ड होगा जिसका एक्चुअल जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में किया ही नहीं जा सकता है, हिंदी में या इंग्लिश में नहीं किया जा सकता है, बिकॉज वो एक कॉन्टेक्स्ट के साथ आता है। ओके, देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्टेक्स्ट को समझाया जाए। कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए जो लैंग्वेज है, जो इंडिजिनस लैंग्वेज है, उसके ऊपर ट्रेन किया जा रहा है। ओके ओके, कोर कंपोनेंट टेक्स्ट स्पीच एंड विजन जो मैं बता रहा था। ओके, एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में, आयुर्वेद, लीगल सिस्टम, हर जगह किया जाएगा। कौन डेवलप कर रहा है? एक्चुअली बहुत सारी आईआईटीज है, इंपॉर्टेंट नहीं है जानना कौन कौन सी आईआईटी, बस ये इंपॉर्टेंट है कि लेड बाय आईआईटी बॉम्बे ये कर रही है। ओके ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।